नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी माध्यम से हस्तांतरण किया है। आपको बता दें कि सीएम आवास देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत हस्तांतरण किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए की पेंशन भेजी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी और कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता है। इससे पेंशनरों को दिक्कतें होती थी, लेकिन अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी है और इसी क्रम में मार्च की शुरुआत में फरवरी महीने की पेंशन ऑनलाइन माध्यम से पेंशनरों के खाते में भेजी गई है। आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को यहां से मैं आज प्रणाम भी करता हूं। सबको मेरा प्रणाम कि एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी जल्द करेगी लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बीजेपी ने तीनों सीटों पर तय किए नाम। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हुई है चर्चा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर यह चर्चा हुई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जारी करेगा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम का जल्द जो है उत्तराखंड के लिए ऐलान हो सकता है। 3 जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना बताई जा रही है। बीते दिनों केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और उस बैठक में इस पर चर्चा हुई थी कि कौन प्रत्याशी होंगे। प्रत्याशियों के नामों पर इसमें विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसके बाद से अब ये खबर सामने आ रही है कि पहली लिस्ट जो है जल्द ही बीजेपी जारी कर सकती है। 3 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं और उनके नामों का ऐलान जो है जल्द ही किया जा सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों के लिए नाम तय होने की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद बताया जा रहा है कि 3 नाम तय किए गए हैं, जिनकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड का बजट सत्र इस बार प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि बात की जाए चर्चाओं की, तो सबसे पहले देहरादून में बजट सत्र कराने को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं चली। उसके बाद से बजट सत्र के दौरान ही एक नाबालिग लड़की की मौत ने भी हंगामा मचा दिया। वहीं बजट सत्र में विपक्ष की ओर से पूछे गए प्रश्न सत्तारूढ़ दल पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों से जब सवाल पूछे गए तो वो सवालों का जवाब देने से कतराने लगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उनके बचाव में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आना पड़ा, लेकिन आंकड़े उनके पास भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे मंत्री जिनको अपने विभाग के बारे में ही जानकारी नहीं है, अगर ये सरकार में होंगे तो इस राज्य का भला कैसे हो सकता है। उनको अपना होमवर्क तैयार करके आना चाहिए था। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब सदन के अंदर विभागीय मंत्री से विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरे मंत्रियों को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ता है। जब पर्यटन मंत्री से पूछा गया उनके विभाग के बारे में, हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने जब पूछा तो वो बगले झांकने लगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके बचाव में आगे आना पड़ा, लेकिन आंकड़े वो भी नहीं दे पाए। रेखा आर्य जी से जब सवाल पूछा तब वो भी जवाब नहीं दे पाए। धन सिंह रावत जी से जब पूछा गया तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये किस प्रकार के मंत्री प्रदेश के अंदर बनाए हैं, जिनको अपने विभाग के बारे में मालूम नहीं है, जिनको अपनी योजनाओं के बारे में नहीं मालूम है, जिनको अपनी सरकार के बारे में नहीं मालूम है, क्या हमारा योजना रहेगी आगे। लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व जीएमवीएन उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कांग्रेस हाईकमान से टेहरी लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है।
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि मोर्चा ने पिछले करीब 25 से 30 सालों से जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। नजदीक है और ऐसे में जनसंघर्ष मोर्चा हमने सोचा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मतलब रघुनाथ सिंह नेगी को प्रत्याशी बनाती है टिहरी लोकसभा क्षेत्र से, निश्चित तौर पे जो जनता की जो आवाज है जो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस अगर बोलना चाहती है तो उनकी आवाज को भी कई तरीके से दबाने का काम किया जाता है। लेकिन हम अगर इसमें प्रत्याशी बनाया जाता है हमको, तो निश्चित तौर पे जो आवाज कहीं ना कहीं दब रही है उसको हम बहुत मुखरता के साथ, क्योंकि आपने देखा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम डायरेक्ट भ्रष्टाचारियों के गले में हाथ डालने का काम करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ओला उबर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का बिना लाइसेंस के देहरादून में संचालन हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ओला उबर और ऑटो थ्री व्हीलर जो कंपनी के साथ समाहित है, इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और आरटीओ सुनील शर्मा की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करने पर इन्हें इनके पद से हटाया जाए और जब तक सीबीआई की जांच पूरी न हो जाए तब तक ओला उबर के लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। देखिए, मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि किसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एग्रीगेटर्स के बारे में बता सकता हूं कि ओला उबर या जो भी रैपिडो हैं, एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या टू व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा। ऐसा है कि आपने देखा होगा इस प्रदेश में कई वर्षों से ये ओला उबर कंपनी जो है टैक्सी के रूप में संचालित हो रही है। मेरे द्वारा पर्यटन मुख्यालय में एक आरटीआई लगाई गई जिसमें बताया गया कि भाई ओला उबर जो है संचालित हो रही है, किस नियम के तहत हो रही है। तो इनके द्वारा जब मुझे बताया गया कि हमने जो है अभी ओला उबर का जो है हमने इसको संचालन देहरादून में संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया, जबकि इनकी नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आप जब तक आपको एग्रीगेटर का लाइसेंस, जब तक संचालन का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा जब तक आप संचालन नहीं करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने वर्षों से अगर ये संचालन हो रहा है और आरटीओ के, अगर हम तो सीधा कहेंगे कि आरटीओ का कहीं ना कहीं संरक्षण पर्याप्त है। और बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा आमतौर पर ज्यादा बना रहता है। खासकर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें बीमारियां जल्द घेर लेती हैं। बीमारियों से बचने और सेहतमंद बने रहने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट की बताई कुछ खास चीजों को डाइट में शामिल कर आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। और इस बारे में डाइटिशियन ऋचा कुकरेती ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का दोगुना ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि बदलते मौसम के चलते बीमारियां आपको न जकड़ लें। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मौसम के बदलने के चलते सही डाइट लेने की जो सलाह है वो डाइटिशियन ऋचा कुकरेती ने दी है। उन्होंने कहा है कि बदलते मौसम के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का जो है वो दोगुना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई सारी बीमारियां इस दौरान ऐसी होती हैं जो आपको जकड़ सकती हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहद मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा है कि बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें और जो मौसमी फल वगैरह होते हैं उनका सेवन करें, व्यायाम करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी घेरने न पाए। कि जब भी मौसम चेंज होता है तो उस समय ही हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमको खासकर बच्चों को आजकल जैसे मौसम चेंजेस आ रहे हैं तो नोजिया, जुकाम, खांसी, फीवर, ये चीजें एक आम हो गई है। तो इस टाइम पे हमको, अब बच्चों के स्कूल भी हैं, साथ में उनके एग्जाम्स भी हैं, तो हमको फोकस ये रखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड उसकी ग्रोथ करें, हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ाना है, पहला पॉइंट है बच्चों को बिना ब्रेकफास्ट करके स्कूल कभी ना भेजें।
है ना, चाहे वो दूध पिए, चाहे वो एक रोटी खाएं, चाहे वो आधी रोटी खाएं, है ना। तो उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स मिला के आप बच्चे को एक मिल्क शेक टाइप का बना के बच्चों को दे सकते हैं। और अब खबर चमोली से है, जहां अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कर्मियों का कार्य बहिष्कार 10वें दिन भी जारी है। उन्होंने सरकार पर उनकी घोर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार सरकार को मानदेय बढ़ाने को लेकर के ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलनरत रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांगों को हर बार सरकार की ओर से अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वो लोग निंदा भी करते हैं। रवैया सरकार का हमारे प्रति नहीं है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्दी से अपने काम पे लौटें, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। हम हर कार्य का बहिष्कार करेंगे, जो भी सरकार हमारे लिए काम देती है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी कोई भी काम होता है सिर्फ आंगनबाड़ी नजर आती है और जब मानदेय बढ़ाने वाली बात आती है तो आंगनबाड़ी का कहीं भी नाम नहीं आता है। तो जब तक हमारा 18,000 रुपये मानदेय नहीं हो जाता हम तब तक नहीं। और चक्राता कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चक्राता के दुकानदार व्यापारियों ने कैंट बोर्ड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर चक्राता बाजार बंद करवाया। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मुख्य अधिशासी अधिकारी बेवजह ही व्यापारियों के मकानों और दुकानों पर सील लगा रहे हैं। विरोध करने और उनकी बात न मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि कैंट द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों समेत अन्य विकास कार्यों में भी उनके द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो चक्राता से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर व्यापारियों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं व्यापारी जो है नारेबाजी कर रहे हैं, बाजार बंद करके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये जो धरना प्रदर्शन है वो इसी प्रकार जारी रहेगा। और चक्राता बाजार को बंद करने की उन्होंने बात कही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई व्यापारी और दुकानदार इकट्ठा होकर के जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं कैंट का किराएदार हूँ और ये कैंट की प्रॉपर्टी है और कैंट ने मुझे बना के दी थी। और जब मैं 1985 में इसमें किराएदारी में आया था, 1985 में किराएदारी कुछ समय के बाद मैंने इसको सीओ साहब से प्रार्थना करी कि जगह थोड़ी कम है, उन्होंने मेरे को किराया बढ़ा के थोड़ी मेरे को बना के दी। और आज ये सीओ साहब कहते हैं कि यहाँ डीओ लैंड पे जितना अतिक्रमण है हटाया जा रहा है। तो कैंट में जितने भी डीओ द्वारा निर्माण कैंट ने जो भी निर्माण किए वो डीओ लैंड पे किए हुए। तो कैंट खुद निर्माण करते हैं डीओ लैंड पे, उनके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती अनुमति की। और आज जिनके लोग रोजगार बन गए उनके लिए उन्होंने आफत कर रखी है। आज व्यापार मंडल द्वारा जो आज बंद करा गया है, ये छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी तो छावनी परिषद की है, लोगों को रेंट पे दे रखी है, उसका बाकायदा किराया देते हैं, सारे जो उनके मानक है उसका पालन कर रहे हैं, समय समय पे जो भी पैसा निकलता है वो देता है कैंट बोर्ड को। बाकी यहाँ पे सीधा सीधा रिश्वतखोरी का खेल हो रहा है इस ऑफिस में, लोगों को आके परेशान करते हैं। जो भी दुकानदार है इनको जो पैसे देता है, सुविधा देता है, उसे तो कुछ नहीं बोलते, जो नहीं देता उसका कभी दुकान तोड़ने पहुंच जाते हैं, कभी खुद जो है किसी रूप में प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब खेल चल रहा है यहाँ पर। आज छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो बाजार बंद का आह्वान हम लोगों के द्वारा किया गया था, वो जो है इस छावनी परिषद द्वारा जो ये व्यापारियों को उत्पीड़न और अन्य दंडात्मक कार्रवाई चल रही थी, इसके खिलाफ सभी व्यापारी लोग और इसका पुरजोर विरोध करा और आगे भी करेंगे। और बल्कि हमारी कहीं देखा गया है कि हमारी कहीं सुनवाई होती नहीं है, कि जो छावनी परिषद है इसको ना राज्य सरकार जो है गंभीरता से लेती है और केंद्र सरकार तक हमारी आवाज पहुंचती नहीं है। हमें आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है, किसी दूसरे दर्जे के नागरिक है। तो आज किसी को ये गुस्सा फूटा है लोगों का, जो ये नियमों कानून का हवाला दिया जाता है बार बार। उत्तराखंड भवन और कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत चमोली जिले के गोपेश्वर में आयोजित किट वितरण कार्यक्रम में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्य अतिथि द्वारा किट वितरित किया गया,
जिसमें कंबल और छाता भी शामिल थे। वहीं श्रम विभाग द्वारा आयोजित किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर्मकार बोर्ड के सदस्य केपी थपलियाल ने किया। आपको बता दें कि श्रम विभाग के अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि विभाग में पंजीकृत सभी श्रमिकों को ये किट वितरित किए जा रहे हैं और सभी पंजीकृत श्रमिकों को इसका लाभ भी दिया जाएगा। जो है उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से कंबल छाता उपलब्ध कराया गया है, जो पंजीकरण निर्माण श्रमिकों को जो है वितरण किया जाएगा। और हमारे बीच जो है बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री कृष्णमणि थपलियाल जी उपस्थित हुए हैं। उनके हाथों से हम जो है सामग्री का वितरण शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। और हमारे पास लगभग 200 से 250 आवेदन आ चुके हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी जो लोग बाहर खड़े हैं उनके भी आवेदन लेकर उनको भी हम सामग्री वितरित कर दें। आज यहाँ पे श्रम विभाग द्वारा जो है जो पंजीकृत श्रमिक थे उनका यहाँ पे कार्यक्रम रखाया गया था और इसी कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पे कंबल और छाता जो है हम लोगों को अभी यहाँ पे मिले हैं। आज जो है बोर्ड के माध्यम से जो सामग्री हमको उपलब्ध कराई गई है, कंबल छाता, वो जो पंजीय निर्माण समिति है हमारे यहाँ पे, उनको हम व्यवस्थित तरीके से सामान वितरित कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो है बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री कृष्णमणि थपलियाल जी उपस्थित हो रहे हैं थोड़ी देर में। और जैसे वो आएंगे हम सीधा सामान का वितरण शुरू कर देंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी 300 से 400 लोगों को हम सामान वितरित कर दें और किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खबर जसपुर से है, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद से संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और वहीं उनके किराए के घर में तलाशी में 3,91,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और वहीं जसपुर में भी शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद से विजिलेंस की टीम ने संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद जसपुर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जसपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक सफाई कर्मचारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहां पर मुकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपए की रिश्वत, जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध कराने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में महिला कांग्रेस के बैनर तले नारी न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर, प्रदेश महासचिव सुनीता कश्यप, नगर अध्यक्ष सिमरनजीत कौर ने सभी महिलाओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का आह्वान किया। वहीं जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। जो ये पद यात्रा राहुल जी ने करी है, उसके पीछे आज हम भी महिलाओं का भी पूरा योगदान है। और आज से ही नहीं, जैसे रेखा सोनकर जी ने बताया कि ये पद यात्रा हमारी चलती आ रही है, जो आज किच्छा में आके फिर से अपना वो दिखा रही है कि योगदान है महिलाओं का। और नारी शक्ति, जो बिना नारी शक्ति के राजनीति का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नारी शक्ति को आज हम उनको समझाने आए हैं कि आओ हमारे साथ चलो और कांग्रेस को मजबूत करो। नारी एक गौरव है, सम्मान है, ना कि नारी एक शक्ति का दूसरा नाम है। और नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है और नारी शक्ति को
सत्य सत्य परिणाम है। और बिना नारी शक्ति के कोई राजनीतिक नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कहीं प्रगति नहीं। मैं आज किछा जब पहुंची हूँ, कुछ मुद्दों को लेकर पहुंची हूँ, कुछ अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पहुंची हूँ और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहुंची हूँ कि इस समय जो हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाएं सबसे बड़ी इकाई के रूप में काम कर रही हैं। और महिलाओं से कहने के लिए आई हूँ कि जो नारी न्याय सम्मेलन चल रहा है वो मैं ही ना आऊँ, मुझे आने की जरूरत ना पड़े, वो खुद भी कर सकती हैं। हर वार्ड में करें, हर ग्राम सभा में करें, नगर में करें। नारी न्याय सम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को मजबूत करना, और लोकसभा चुनाव में पार्टी जिसके लिए भी डिसाइड करेगी, हम सब बहनें उसको मजबूती से लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर जो नारी न्याय सम्मेलन करने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, इस बीच में उन लोगों ने हम सभी को, प्रदेश के पदाधिकारियों को अभी देहरादून में बुलाया, हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें इस आह्वान के साथ भेजा है कि आप जाइए और प्रदेश लेवल पर, जिले में, ब्लॉक में, नगर में नारी न्याय सम्मेलन होना चाहिए। और नारी न्याय सम्मेलन क्या है? हम नारी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आज हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, न्याय का हक मिलने तक, जो आज हम सब महिलाएं, प्रदेश की पदाधिकारी सब यहाँ पर एकत्रित होके हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की पार्टी इतनी भ्रष्ट सरकार है जो कि आज हम महिलाएं खुल के चल नहीं सकते हैं। और उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर के अपनी दावेदारी जताई है। वहीं ज्योति रौतेला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण की पक्षधर रही है। ऐसे में उन्होंने भी पौड़ी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए महिला कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदेश भर में नारी न्याय यात्रा सम्मेलन आयोजित कर रही है और उन्होंने कहा कि नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से महिला कांग्रेस गांव-गांव जाकर महिलाओं से उनके अधिकारों की बात कर रही है। देखिए, महिला कांग्रेस का रोल तो ये है कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं लगातार। अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी, तो हम लोग हमारी हर विधानसभा में और जिले में नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, जिसके तहत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनसे उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनसे वहां की जो समस्याएं हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरे महिला कांग्रेस का संगठन पूरे प्रदेश में रोज के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। थाना नेहरू कॉलोनी के क्षेत्र के रेस कोर्स में एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में नाबालिग का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह कई नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे और वहीं घटना पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है ज्योति रौतेला ने कहा कि विधायक आवास से महत्व कुछ दूरी, पुलिस लाइन से चंद कदम दूर पर यह घटना घटित होना विधि व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। देखिए, मुझे बड़ा दुख की बात है, ये दुखद घटना है कि हमारी जो देवभूमि है इसमें लगातार महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और 12 साल के एक बच्ची को घर में जिन लोगों ने काम करवाया, जिन लोगों ने उससे जो डोमेस्टिक हेल्प का काम ले रहे थे, सबसे पहले वो लोग भी गलत हैं और इसमें जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से गलत है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।